जैसे मैं पॉजिटिव भी सोच रही थी तो नेगेटिव भी सोच रही थी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, शायद कुछ वैसा भी हो सकता है। तो देखिए 2 अटेम्प्ट तक तो मेरा जीएस और सीसाइट दोनों ही नहीं हो रहा था। थर्ड अटेम्प्ट में मेरा जीएस क्लियर हुआ था अच्छे खासे मार्क्स से। मैं वैसे भी स्कूल में भी बहुत पुअर थी मैथमेटिक्स में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही थी। देखिए ऑप्शनल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑप्शनल से तो क्या होता है, जीएस में आप सिमिलर से स्कोर कर लेते हो ज़्यादातर। नॉट अ पर्सन जो किसी की बात सुन करके डिसाइड करेगा, मतलब मेरा शुरू से ही था फर्स्ट अटेम्प्ट से। लास्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू में किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये गलतियां ना करें आप इंटरव्यू देते समय? आपकी स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप जब जाओ एंटर करो गेट से ही, तो मतलब मुझे मॉक्स में भी बहुत बोला जा रहा था और पहली रीडिंग में तो नहीं बनानी चाहिए, फिर आप बहुत सारे बना लोगे, वो दैट विल नॉट बी हेल्पफुल। मैम कोई चीज़ को हम पढ़ने के बाद भी अगर भूल जाते हैं तो आप क्या तरीका अपनाते थे उसके लिए? जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, मैम जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए। मैम से जानेंगे ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, कैसे क्या क्वेश्चन हुए, साथ ही साथ जानेंगे मैम ने कैसे क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, कैसे क्या प्री और मेंस को तैयार किया था। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। मेरा नाम गुलफिजा है, मेरा 4th अटेम्प्ट था। मेरा इंग्लिश मीडियम है और मैं रामपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। That's it। जब आप इंटरव्यू हॉल में जाती हैं और जो आपने सोचा था कुछ वैसा ही घटित हुआ या फिर सिचुएशन अलग थी? एक्चुअली मुझे लगता है सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी आपकी सोच के बियॉन्ड कुछ हो जाता है ना, तो यू आर नॉट रेडी फॉर इट। तो आपको क्या है कि जैसे मैं पॉजिटिव भी सोच रही थी तो नेगेटिव भी सोच रही थी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, शायद कुछ वैसा भी हो सकता है। तो सो दैट कि जब जो चीज़ हो वो आपको ज़्यादा इफेक्ट ना करे। तो यही था कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं सोच रही थी और मैंने लास्ट मोमेंट पे ये सोचा था कि ठीक है अभी जो भी होगा दैट इज गोइंग टू हैपन, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस आई वाज प्रेइंग थोड़ा सा अपने आप को काम करने के लिए। एंड देन व्हेन आई एंटर्ड तो बहुत ही लाइट माहौल था। तो बैठ के क्या कर रही थी अंदर, फिर क्या क्या चल रहा था? जैसे मैं बैठी तो क्या होता है कि व्हेन दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग ना, तो आपसे बात करने लगते हैं तो आपका माइंड इंगेज हो जाता है, फिर आपका ध्यान नहीं जाता, आप थोड़ा सा काम भी हो जाते हैं जब बात शुरू हो जाती है। तो बैठने के टाइम तक बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ होती है, बट देन जब वो पूछने लग जाते हैं और स्माइलिंग फेस होते हैं उनके, तो फिर आप थोड़ा सा शांत हो जाते हो और फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। ज़्यादा ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस नहीं थे तो आंसर करने में इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। लेट्स सी। आपके पिछले प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होते, जैसा कि आपने बताया कि आई थिंक 3 प्रीलिम्स आपका क्लियर नहीं हुआ, तो इस बार ऐसा क्या पता चला प्रीलिम्स का है कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट आपको करना ही चाहिए पैरामीटर्स? देखिए 2 अटेम्प्ट तक तो मेरा जीएस और सीसाइट दोनों ही नहीं हो रहा था। थर्ड अटेम्प्ट में मेरा जीएस क्लियर हुआ था अच्छे खासे मार्क्स से, बट मेरा सीसाइट अगेन, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं था और मैं वैसे भी स्कूल में भी बहुत पुअर थी मैथमेटिक्स में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही थी। तो अभी तो जिस तरह का सीसाइट का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, पहले तो फिर भी आई वाज स्कोरिंग बेटर, अभी तो बिल्कुल ही नीचे चला गया था। तो उसके लिए इस अटेम्प्ट में मैंने इनसाइट्स आईएएस का शामन गौड़ा सर का ये कोर्स लिया था और उसको बहुत ही डेडिकेटेडली फॉलो किया था। उन्होंने कैट की बुक से इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे और मैं खुद से भी, अरुण शर्मा की बुक थी उसको मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करती रहती थी। तो वो क्या हुआ कि मैंने हायर लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया ना, तो सीसाइट में मतलब पीवाईक्यू तो सारे। कितना मस्ट है आपके लिए? बहुत 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 कितने साल का? मतलब जितने मैक्सिमम साल के आप कर सकते हो, बट जैसे 2013 से ही मैंने सारे किए थे। तो ओके, जो कोर सब्जेक्ट आपके हैं प्रीलिम्स के, उसको कैसे आप देखती है? देखिए पॉलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वहाँ से ना प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा घुमा के इधर उधर के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो उसका करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका स्टैटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वही आपको ना मार्क्स दिलाता है प्रीलिम्स में, क्योंकि क्वेश्चंस डुएबल होते हैं वहाँ से। इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी डुएबल होते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं आते। तो इन 2 सब्जेक्ट को तो आपको बहुत अच्छे से करना है। बाकी इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी तो मिक्स टाइप का रहता है, तो दैट इज ऑल्सो। मैम मेंस में जो सब्जेक्ट रहते हैं सभी सब्जेक्टों को इक्वली टाइम देना चाहिए या फिर इससे अप्रोच करना चाहिए? देखिए ऑप्शनल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑप्शनल से तो क्या होता है, जीएस में आप सिमिलर से स्कोर कर लेते हो, ज़्यादातर मार्क्स में डिफरेंस नहीं होता, बट ऑप्शनल में बहुत डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए आपकी कमांड ऑप्शनल पे होनी चाहिए। देन सेकेंड इज़ की एथिक्स को बहुत अच्छे से करना चाहिए, वो स्कोरिंग होता है। और ऐसे इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप मतलब मार्जिन ले सकते हो अच्छा खासा। रिसोर्स कह रहे हैं आपके ऐसे की?
ऐसे का तो मैंने खुद से ही मतलब जो भी PYQs होते थे उनको मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करती थी। और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें जैसे बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज हैं कि कैसे आपको एसेस लिखना चाहिए। फिर मैं क्योंकि पर्सनली इनसाइट्स IAS को फॉलो ज़्यादा करती थी तो उनके चैनल पे एक प्रॉपर सीरीज़ है ऐसे को लेकर के, ऐसे पर्सपेक्टिव, उसको मैं फॉलो करती थी तो उससे थोड़े से मुझे आइडियाज़ आते रहते थे। तो आपने ऑप्शनल का कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये ऑप्शनल मेरे लिए बेस्ट रहेगा, या फिर किसी दोस्त जैसे बोलते हैं कि यार ये वाला बेस्ट है, इससे सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं? नहीं, आई एम नॉट अ पर्सन जो किसी की बात सुन करके डिसाइड करेगा। मतलब मेरा शुरू से ही था, फर्स्ट अटेम्प्ट से मैंने सोशियोलॉजी लिया था, अभी भी सोशियोलॉजी है। रीज़न इज़ कि मुझे पर्सनली इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। मेरे ग्रेजुएशन में सब्सिडरी भी था, मास्टर्स भी है मेरा सोशियोलॉजी में। आई वाज मोर कंफर्टेबल इस सब्जेक्ट में और मुझे था कि हाँ मतलब आई डू इट। बाकी किसी को चूज़ करना हो तो क्या क्या फैक्टर देखना चाहिए ऑप्शनल के लिए? अब बहुत सारी ना टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें थोड़ा इश्यूज आते हैं लोगों को। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं या मतलब लाइक उसमें स्कोरिंग मार्क्स कम आते हैं, जैसे ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है जिसमें कम आते हैं, तो वो मतलब आप सोच सकते हो कि आप दूसरा ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि रिस्क नहीं लेना वहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू में किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये गलतियाँ ना करें आप इंटरव्यू देते समय? फर्स्ट इज कि आपकी स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप जब जाओ एंटर करो गेट से ही, तो मतलब मुझे मॉक्स में भी बहुत बोला जा रहा था और वैसे भी लाइक बिकॉज आई हैव दैट थिंग कि मैं स्माइल करती हूँ, तो इट वाज बीइंग अप्रिशिएटेड। आपको स्माइल करके ही जाना है तो एक वेलकमिंग इफेक्ट आता है, उन लोगों के लिए भी अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि ये पर्सन मतलब हंसमुख है, अच्छा है। देन अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सिंपली से कि नो, इट इज़ वेरी परफेक्टली फाइन। आपको नहीं पता, आप ह्यूमन हो, मशीन नहीं हो कि हर टाइम आपके दिमाग में एक आंसर होगा। तो जैसे बेसिक सा भी अगर आपको नहीं आ रहा है, ऑनेस्टली टेल देम, वो उसको अप्रिशिएट करेंगे कि ठीक है आप ब्लफ नहीं कर रहे हो, ऑनेस्टली बोलो, दैट्स इट। मैम नोट्स के ऊपर एक थोड़ा सा डाउट है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि नोट्स मेकिंग में आपका स्टैंडर्ड बुक, NCERT, साथ ही किसी कोचिंग के नोट्स और आपकी जो मैगजीन्स वगैरह होती है, इन सबको मिक्स करके नोट्स बनाना चाहिए? अगर बनाना भी है तो पहली रीडिंग में या फिर अंतिम रीडिंग? पहली रीडिंग में तो नहीं बनाने चाहिए, फिर आप बहुत सारे बना लोगे, वो दैट विल नॉट बी हेल्पफुल। पहली रीडिंग में नहीं, लेकिन 2-3 बार अगर आपने रीडिंग कर ली है तो आपको आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। और फिर जब हम टेस्ट सीरीज देखते हैं और PYQs देखते हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफिक एरिया से ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं, आपको उन्हीं से बनाना है नोट्स। और वो फिर आप उसमें NCERT में भी जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आप वहाँ पे ही ऐड कर लो। मतलब इट विल नॉट टेक मच टाइम। वहाँ पे अगर आपने एक प्रॉपर छोटा सा नोट बनाया है, कहीं पे उससे रिलेटेड कोई और चीज़ मिल गई आपको, वो वहीं पे आप शॉर्ट में लिख लो, दैट विल बी हेल्पफुल। मतलब इंटीग्रेट करके बनाना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि फिर आपके पास एक क्रिस्प नोट्स होंगे, आपको वही पढ़ने होंगे, अदर अलग अलग बुक्स उठाने की जरूरत नहीं है। ओके मैम, कोई चीज़ को हम पढ़ने के बाद भी अगर भूल जाते हैं तो आप क्या तरीका अपनाते थे उसके लिए? बार बार पढ़ना ही इज़ द की। अब मैं उस अपनी वॉल पे पेस्ट कर लेती हूँ, मेरी वॉल पे पूरे पे सब पे जो भी चीज़ मुझे नहीं आ रही है तो वॉल पेस्टिंग इज़ मेरा ऑप्शन था कि हाँ ये, क्योंकि मैं उसको दिन में फिर 2-3 बार देख लेती हूँ और जितनी बार आप देखते हो ना आप फेमिलियर हो जाते हो, वो ईजी हो जाता है याद करने में। तो इसका तो यही सोल्यूशन है। रादर उसके अलावा अगर आप वॉल पे बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं कर सकते तो दिन 2-3 पेजेस में जितने भी आप छोटा छोटा उसको लिख सकते हो। स्पेशली वो चीज़ जो आप भूल रहे हो उसको आप 2-3 बार दिन में पढ़ लो या फिर एक डेली भी पढ़ लोगे तो इट विल बी हेल्पफुल याद हो। पढ़ने का आपका पर डे का कोई शेड्यूल रहता था, कोई प्लान रहता था? प्लान तो रहता था, भले ही वो मैं फॉलो कर पाऊँ या नहीं, बट प्लान एक रफ आइडिया दिमाग में रहता था कि हाँ मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट और इसके बाद मुझे ये सब्जेक्ट 2 घंटा पढ़ना है, फिर ऐसे तो शाम तक का मतलब रहता था। अदरवाइज फिर क्या है कि आप ऐसे हवा में तीर मारते हो, आपको पता नहीं होता कि मुझे दिन में करना क्या है, तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती। एक रफ आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन ही बोल रहे। पर डे आप बताया कि आप प्लान के हिसाब से पढ़ते थे, तो किसी भी सब्जेक्ट को कंटिन्यू पढ़ते थे या फिर एक दो घंटे किसी सब्जेक्ट को पढ़ लिया फिर उसके बाद किसी और सब्जेक्ट को पढ़ा आपने? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मेरा ये था कि मैं अगर जैसे ऑप्शनल और GS लेके चलती थी साथ में, तो एक GS ही लेती थी मैं। अगर हाफ डे में मतलब अपना ऑप्शनल को दे रही हूँ तो हाफ डे में किसी GS को दूंगी और जब तक मेरा वो GS कंप्लीट नहीं हो जाएगा 2-3 दिन में, तभी मैं दूसरा GS का सब्जेक्ट उठाऊंगी। ओके मैम, जो अगर फ्री में अफोर्ड ना कर, मतलब जो अफोर्ड कोचिंग ना करता है और आपने कुछ फ्री रिसोर्स यूज किया हो, चाहे
आपका यूट्यूब चैनल हो, फोरम, कोई कम्युनिटी हो, कुछ सजेस्ट करना चाहिए? हाँ, इनसाइट्स आईएएस जैसे मैंने बोला, उन पे बहुत ही यूजफुल कंटेंट है, मेंस आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कराते हैं, तो वो मतलब आप कर सकते हैं, दैट इज़ रियली हेल्पफुल। और उसके अलावा देयर इज़ दिस द हिंदू का एक एनालिसिस मैं देखती थी, जो कि अभी वो लोग अनअकैडमी पे आ गए पूरी टीम, तो वो आप देख सकते हैं। उससे आपको ना मेंस के लिए भी हेल्प मिलती है, इंटरव्यू में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि आइडियाज़ वो लोग बहुत अच्छे से टॉपिक को डिस्क्राइब करके बताते हैं। एंड देन हाँ, कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे फ्री यूपीएससी मटेरियल करके, तो वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती हैं, मैगजीन्स भी मिल जाती है, आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी बताइए मैम, जो लास्ट क्वेश्चन है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट, उनको कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो प्रिपरेशन के दौरान नहीं करना चाहिए। आपके फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप किन लोगों के साथ रह रहे हो, बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस कि आपके जो दोस्त हैं ना वो ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन इट डजंट मीन कि उनका नहीं होगा, वो ज़्यादा नहीं पढ़ते, जितना कम पढ़ते होंगे उतने में भी वो उतना कर लेते होंगे। और आप मे बी आप यू आर नॉट द पर्सन जिसको कम पढ़ के काम हो जाए, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो मिस हो जाता है आपका अटेम्प्ट फिर। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बेस्ट विशेष। So much, ma'am.